नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और राजनीति विज्ञान कक्षा 10वीं। पाठ 4 सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन भाग 2। आता है कि हम ये इस पाठ को क्यों पढ़ें, तो आइए जानते हैं इसको कुछ महत्वपूर्ण कारण। पहला है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का अर्थ ग्रहण करना। सामाजिक आंदोलन जन जागृति के लिए कौन कौन से मार्ग अपनाते हैं, इसे समझना। महिला और अन्य दुर्बल वर्गों के सशक्तिकरण का अर्थ हम समझ सकें और दूसरों को भी बता सकें। और किसानों और श्रमिकों की मांगों की जानकारी प्राप्त करना कि ये जो वर्ग है, किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, इनकी वास्तविक मांगें क्या हैं और क्या उन मांगों के लिए हमें ये आंदोलन करना चाहिए, और यदि ये आंदोलन हम कर रहे हैं तो इसमें हमें जन जागृति के लिए कौन सा मार्ग अपनाना है, इन सारी बातों की गहराई को समझना। और इसके अलावा विद्यार्थी आंदोलन से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को संग्रहित करना। ये आपके लिए अपना एक असाइनमेंट समझिए, एक्सटेंशन एक्टिविटी समझिए कि हम तो पाठ में पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में, श्रमिक आंदोलन के बारे में, महिला आंदोलन के बारे में, तो इसके साथ साथ विद्यार्थियों का भी आंदोलन होता है। यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपनी मांगों को रखने के लिए, उचित मांगों के लिए कई बार आंदोलन करते हैं। तो इसके अलावा भी वो सामाजिक क्षेत्र में घटित घटनाओं के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, यदि कुछ अनुचित हो रहा है तो उसके प्रति आक्रोश को व्यक्त करने के लिए भी विद्यार्थी संगठित होते हैं। तो इन सभी घटनाओं से संबंधित जो विद्यार्थियों ने आंदोलन किए हैं आज तक, उनसे संबंधित समाचार पत्र में जो प्रकाशित जानकारी है, समाचार हैं, उन्हें संग्रहित करना। भारत के स्वाधीनता संग्राम में आदिवासियों, जनजातियों और किसानों के आंदोलन का अहम योगदान रहा है और व्यापक जन जागरण में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि हमें सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। हम जानेंगे भारत के प्रमुख आंदोलनों के बारे में। आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, स्त्री आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, बहुत से प्रकार के आंदोलन हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो पहले हम चलेंगे आदिवासी आंदोलन के बारे में। बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने आ गई और इनमें आप देख रहे हैं हमारी आदिवासी जन समूह। सबसे पहले हम आदिवासी शब्द का अर्थ जानते हैं। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी इनसे मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है मूल निवासी। आदि का अर्थ होता है प्राचीन भी होता है, प्रारंभिक भी होता है। सामान्यतः आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। ऐसा लग रहा है ना सुनने में कि ये परिभाषा बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। हम थोड़ा सा इसको यदि समझते हैं तो कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले वे लोग जो वहां सबसे प्राचीन काल से रह रहे हों। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन कहकर पुकारा था। गिरि मतलब होता है पहाड़,
जन मतलब लोग, पहाड़ पर रहने वाले लोग। पर वास्तव में गिरिजन मतलब गिरिजन जो है ये भी आदिवासियों का एक प्रकार है। आदिवासियों की बहुत बहुत सारी कैटेगरी हैं, उसमें ये गिरिजन भी एक कैटेगरी है उनकी। तो ये है हमारे आदिवासी जो किसी क्षेत्र में पुरातन काल से रह रहे हैं। हम जब आदिवासी नाम लेते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का चित्र सामने आ जाता है। उनके आभूषण, उनके आदिवासी लोक नृत्य, उनके लोक गीत, उनके है ना, उनके चेहरे पे इस तरह से किया हुआ कुछ मेकअप, उनके घर, ये बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारी आंखों के सामने घूम जाती हैं। क्योंकि हमने कई चित्रों के माध्यम से, कई फिल्मों के माध्यम से, कई डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से हमने इनको देखा है। आदिवासी समूह आधुनिकीकरण के कारण हो रहे पारिस्थितिकी पतन के प्रति काफी संवेदनशील हैं। अब आदिवासी जो समूह है ये कहाँ रहता है? ये हमारे शहर में तो नहीं रहता, क्योंकि जो शहर में रहता है उसे शहरी या नगरवासी कहा जाता है। तो ये शहर में नहीं रहते, ये कहाँ रहते हैं? तो सुदूर क्षेत्रों में, शहर से दूर, इनका जंगल में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इनका हम देखते हैं तो इनका निवास काफी दूर गांवों में, जंगलों में, इनके आसपास रहता है। और इनका जीवन किस पर आधारित है? जंगल पर ही आधारित है इनका जीवन। क्योंकि प्राचीन काल में जब इतना तकनीकी विकास नहीं हुआ था, शहरीकरण नहीं हुआ था, तो हमारे जीने के संसाधन क्या थे? तो हमारे जीवन का संसाधन प्रकृति थी, और उसके अलावा हम जीवन यापन करने के लिए इसी प्रकृति पर निर्भर थे। हमारे आदिवासी भाई लोग भी इसी पर अपना जीवन यापन करते थे। आज जब ये वर्तमान काल में हम देख रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के कारण, आधुनिकीकरण के कारण जो बदलाव हो रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजिकल, हमारे पर्यावरण से संबंधित मतलब प्रदूषण की केवल बात नहीं है यहाँ पर, वह पर्यावरण जिसमें हमें जीने के लिए आधार मिलता है। जैसे अब इनका आदिवासियों का इकोलॉजी क्या है, उनका उनका इकोलॉजिकल सराउंडिंग क्या है? तो उनके जंगल, उनके पेड़, उनकी नदियां, उनके पहाड़। लेकिन आज मॉडर्नाइजेशन के चलते ये जंगल, पहाड़ कटते जा रहे हैं। व्यावसायिक और आधुनिक कृषि दोनों ही उन जंगलों के लिए विनाशकारी साबित हो रहे हैं। हम जो कमर्शियल आज एग्रीकल्चर की तरफ चल रहे हैं, आधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए खेती कर रहे हैं, ये इन सारी चीजों से हमारे जंगल सूख रहे हैं, जंगल हमारे खत्म होते जा रहे हैं। और ये जंगल कई शताब्दियों से आदिवासियों के जीवन यापन का स्रोत रहे हैं। तो अब हमारे आदिवासी भाई जो हैं, हमारे आदिवासी साथी जो हैं, वह काफी तकलीफ में रह रहे हैं। नदियों, पहाड़ों, जंगलों, आदिवासी पड़ोस के बिना उनकी भाषा और संस्कृति और उससे निर्मित होने वाली पहचान ही कहीं खोती जा रही हैं। ये नदियां, ये पहाड़, ये जंगल, यानी समूची प्रकृति जो उनकी आदिवासियों की पहचान थी, ये आज खत्म होती जा रही है। और आदिवासियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है, और उन्हें अपनी रोजी रोटी की भी समस्या हो रही है। उनको विस्थापित किया जा रहा है। नए नए गांव जो है वो जो नए नए कस्बों में तब्दील हो रहे हैं। खेती के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, घर बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? ये आदिवासी दुखी हैं, व्यथित हैं। आदिवासी साथी आज भी जीवन यापन के लिए इन्हीं जंगलों पर निर्भर हैं। पानी के लिए आसपास की नदियों से, कुओं से पानी लेकर आते हैं, जंगलों से लकड़ी काटते हैं, और इसी तरह छोटे मोटे काम करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। यदि हम अपने देश को देखें, भारत देश को देखें, तो भारत देश में छोटा नागपुर पठार जो है, ये जो मध्य भारत के हम यहाँ इस इलाके में देख सकते हैं, तो यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हम जो 4 इलाके देखेंगे यहाँ पर, और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में इन आदिवासियों की बहुलता पाई जाती है। पूर्व समय में अंग्रेजों ने आदिवासी लोगों की वन संपत्ति पर
आजीविका करने के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि आदिवासी वर्तमान समय में ही प्रताड़ित हो रहे हैं या आज ही उनको तकलीफ हो रही है। आज़ादी के पहले भी अंग्रेज जब हमारे देश में शासन के लिए आए तो उन्होंने भी इन भोले भाले आदिवासी लोगों को परेशान करने की कोशिश की, उनकी वन संपत्ति पर अधिकार करके उनके जीवन यापन को ही समाप्त करने की कोशिश की। तो इससे क्या हुआ? देखो अब हम देख रहे हैं छोटा नागपुर क्षेत्र के कोलाम, ये छोटा नागपुर क्षेत्र का कोलाम का हिस्सा, ये कोलाम जो है आदिवासी जनजाति का नाम है। उड़ीसा के गोंड, ये उड़ीसा का राज्य, यहाँ के गोंड जनजाति के लोग। महाराष्ट्र के कोली, भील, पिंडारी, महाराष्ट्र में 3 आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं, कोली, भील और पिंडारी। बिहार के संथाल और मुंडा लोग, ये बिहार, यहाँ के संथाल जनजाति के लोग और मुंडा जनजाति के लोग। इन आदिवासी लोगों ने बड़ी मात्रा में अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह किया और तब से आदिवासियों का संघर्ष जारी है। आदिवासी बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। इनका जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल अपनी रोजी रोटी कमाना और अपने आप में रहना। जब भी इन पर अत्याचार हुए, इन लोगों ने कुछ दिनों तक उसको सहा, लेकिन कोई भी अत्याचार बहुत दिनों तक नहीं चलता और धीरे धीरे इनमें भी जागृति आई और एक प्रमुख नाम हम ले सकते हैं बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। जब कभी भी आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति, उनके जल, जंगल, जमीन को विघटित करने का प्रयास किया गया, प्रतिरोध की चिंगारी भड़क उठी और बिरसा मुंडा ने उसका नेतृत्व किया। जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बातें। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के रांची में हुआ था। आज का झारखंड राज्य आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का बिहार राज्य था। बिहार राज्य के कुछ हिस्सों को अलग करके वर्तमान झारखंड राज्य बनाया गया है। और झारखंड नाम हमारे सामने आते ही और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी का चेहरा हमारे आंखों के सामने आ जाता है। यस, बहुत से लोगों को याद आ गया ना, हम सबके फेवरेट कौन? MS धोनी। आइए अब जानते हैं, फिर से बिरसा मुंडा की तरफ चलते हैं। बिरसा मुंडा का मन हमेशा अपने समाज की बुरी दशा पर लगा रहता था। ब्रिटिश शासकों ने बहुत अत्याचार किए थे उन पर, शोषण करते थे उनका, और इसीलिए बिरसा मुंडा ने इन लोगों को, अपनी जाति के लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में छोटा नागपुर पठार में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। अंधविश्वास जैसे भूत प्रेत, डाइन प्रथा से दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। महाजनों, जमींदारों और अंग्रेजी शासन द्वारा जब आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, तब उनके खिलाफ आदिवासियों का गुस्सा इतना बढ़ा कि इस लड़ाई में बिरसा मुंडा के साथ साथ और भी लोग जुड़ गए, जिसमें सिदो, कान्हू, चांद, भैरव, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, भैरव की बहन फूलो, झानो, ऐसे इनके साथ साथ लगभग 20,000 संतालों ने जल, जंगल, जमीन की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। और उनके साथियों ने अंग्रेजों शासकों की नाक में दम कर दिया था, लेकिन अपने ही कुछ साथियों ने उनके साथ विश्वासघात किया और इस कारण मुंडा, सिदो और कान्हू को पकड़ लिया गया और भोगनाडीह गांव में सबके सामने एक पेड़ पर टांगकर फांसी दे दी गई। और सबके सामने फांसी इसलिए दे दी गई ताकि बाकी लोग विद्रोह करने की हिम्मत न कर सकें। अंग्रेज इतिहासकार विलियम विल्सन हंटर ने अपनी किताब द एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखा है कि अंग्रेज का कोई भी सिपाही ऐसा नहीं था जो आदिवासियों के बलिदान को लेकर शर्मिंदा न हुआ हो। बहुत सारे
अंग्रेजों के जो सैनिक थे, सिपाही थे, वो भी दुखी थे, शर्मिंदा थे कि इतने 20,000 आदिवासियों ने अपनी कुर्बानी दे दी और कुछ लोगों को, जैसे अभी हमने पढ़ा, बिरसा मुंडा, सिदो और कान्हू, इनको तो सबके सामने फांसी दे दी गई थी। तो इस तरह से आदिवासियों पर ये शोषण का काम चलता रहा। तो भारत में आदिवासियों की कई समस्याएं हैं। उस समय हम देखते हैं 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में इनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं हुई, चाहे वो ब्रिटिश शासन काल हो, चाहे वर्तमान शासन काल हो। और उनमें सबसे प्रमुख उनकी जो समस्या है कि उनका जंगलों पर जो अधिकार है उसे नकारा जाना है। वो आदिवासियों का कहना है कि हम जंगल में रहते हैं, जंगल हमारी माँ है, इसी जंगल से हमें रोजी रोटी मिलती है, तो इस जंगल पे कोई भी अपना प्रवेश न करे, अपनी दखल अंदाजी न करे, जंगल को न काटें। लेकिन उनकी ये बातें अनसुनी रह जाती हैं। तो उनकी सबसे प्रमुख मांग क्या है? आदिवासी आंदोलन क्यों होते हैं? आज भी भारत के कई क्षेत्रों में आदिवासी आंदोलन होते हैं। हम यहाँ महानगरों में बैठे रहते हैं, हमें यदि मीडिया के द्वारा भी इनकी बातों को बहुत आगे हमने कभी समझ में नहीं आती हैं, नज़र में लाई भी नहीं जाती हैं, लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये आदिवासी आंदोलन चलते रहते हैं। और इनकी प्रमुख मांग क्या है? इनकी प्रमुख मांग है कि वनों पर हमारे अधिकार को स्वीकार करो, वनों के उत्पादों को इकट्ठा करने और वन भूमि पर वृक्षों को लगाने का हमें अधिकार मिले, क्योंकि इन्हीं वृक्षों से हमारा जीवन चलता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं भारत के, ये देखो मैंने बताया था, ये पश्चिम बंगाल में जो ये है, पश्चिम बंगाल का इलाका है ये, और ये देखो है ना, ये जो है पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिमी मिदनापुर, ये जो है 5 आदिवासी बहुल इलाके हैं। यदि हम झारखंड के क्षेत्र में देखें यहाँ पर, तो ये झारखंड का इलाका, उड़ीसा में हम देखें, ये हमारा उड़ीसा का क्षेत्र है, तो यहाँ हम देखें तो कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुर, नबरंगपुर, ये उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाके। छत्तीसगढ़, ये बीच में जो छत्तीसगढ़ राज्य में दिख रहा है, यहाँ पर जशपुर का इलाका जो है ये आदिवासी इलाका है। और हमारे महाराष्ट्र में हम देखें यहाँ पर तो रायगढ़, यहाँ मुंबई के पास हम देखते हैं रायगढ़, नासिक, नंदुरबार और गढ़चिरौली जैसे इलाके आदिवासी बहुल इलाके हैं। और यदि हम मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ धार, झाबुआ, ये धार, ये हम देखते हैं यहाँ झाबुआ, बड़वानी और अलीराजपुर, ये कुछ इलाके हैं जो आदिवासी बहुल इलाके हैं। और इन आदिवासियों की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आदिवासी आंदोलन के बाद एक प्रमुख आंदोलन जो रहा है वो है किसान आंदोलन। देश के इतिहास में किसान आंदोलनों का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। स्वतंत्रता से पहले हुए बड़े किसान आंदोलन गांधी जी के प्रभाव के कारण हिंसा और बर्बादी से भरे नहीं होते थे। हम सब जानते हैं गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र था असहयोग और अहिंसा। उन्होंने कभी भी हिंसा का साथ नहीं दिया। लेकिन उन आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी किसान विरोधी नीतियों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया था। गांधी जी के किसी किसान आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई, कोई विनाश नहीं किया गया। इसके बावजूद ये सारे आंदोलन जो थे, इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर तक हिलाकर रख दिया था और ब्रिटिश साम्राज्य अपनी किसान विरोधी नीति बदलने के लिए मजबूर हो गया था। अंग्रेजों के उपनिवेशवादी शासन में सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण किसान संगठित होने लगे। किसान आंदोलन शुरुआत कैसे हुई इनकी? तो अंग्रेजों की जो नीति थी वो सब अपना उत्थान चाहते थे, अपनी समृद्धि की ओर उनका पूरी निगाह लगी रहती थी। तो और किसानों के लिए उनकी नीतियां जो थी किसानों के सपोर्ट में नहीं रहती थी। शुरू में किसान तो बेचारे सीधे साधे लोग, अपना खेती करना और अपना काम करना। लेकिन जब अंग्रेजों का अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो यह किसान संगठित होने लगे और
इस संगठन ने आंदोलन का रूप लिया। किसान आंदोलनों के लिए महात्मा फुले, महात्मा गांधी और न्यायमूर्ति रानडे के विचारों से प्रेरणा ली जाती है। प्रमुख किसान आंदोलन जो भारत में हुए आज़ादी के पहले, उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम है नील विद्रोह 1859। ये बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाके में हुआ। पबना विद्रोह 1873-76, ये भी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ, जहां किसान बड़ी मात्रा में खेती करते थे। चंपारण सत्याग्रह बिहार वर्ष 1917 में हुआ। बारडोली सत्याग्रह वर्ष 1928, ये गुजरात में हुआ। मोपला विद्रोह वर्ष 1836-41, 1849, 1854 और उसके बाद 1920 और 21, यानी लगातार इतने सालों में यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई और मोपला जो है ये केरल में हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर भारत हो, चाहे पूर्व भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, हर जगह या दक्षिण भारत, सभी जगह के किसान जो थे वो प्रताड़ित हो रहे थे, अंग्रेजों की नीतियों से तकलीफ पा रहे थे और इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में संगठित होकर आंदोलन किए और इन आंदोलनों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी नीतियों को बदलना पड़ा। यानी संगठन में कितनी शक्ति होती है, यदि हम सही बात के लिए अपनी मांग रखते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो निश्चित हमें उसका सकारात्मक परिणाम भी मिलता है। तेभागा आंदोलन वर्ष 1946 में हुआ था। यानी ऐसा नहीं कि 1920-21 में लास्ट आंदोलन हो गया और इसके बाद कोई ब्रिटिश साम्राज्य ने अत्याचार नहीं किए। ब्रिटिश साम्राज्य कभी रुका नहीं। तो वर्ष 1946 में, यानी हमारी आज़ादी के 1 साल पहले, तेभागा आंदोलन हुआ था। हमारा किसान हमेशा से एक सीधा साधा इंसान जो खेती करता है, भूमि को जोतता है और हमें खाने के लिए अन्न मिलता है। इसीलिए कृषक को, किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि समय समय पर ये किसान जो हैं सरकार की नीतियों के कारण तकलीफ पाते रहे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर बारडोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ये बिहार का एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन है। इन आंदोलनों में हमारे किसान जो है हमेशा इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। कृषि के संबंध में हुए कुछ सुधारों के कारण इन किसान आंदोलनों की गति धीमी भी हुई। आज़ादी के बाद बहुत सारे सुधार किए गए। चकबंदी का नियम लागू किया गया, भूमि कानून का नियम लागू किया गया। इसके कारण कुछ समय तक किसान आंदोलन रुक गए। इसके बाद देश में आया हरित क्रांति का दौर। लेकिन हरित क्रांति से क्या हुआ कि देश के छोटे मोटे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए हरित क्रांति के बाद किसान आंदोलन और अधिक क्रियाशील होने लगा और अधिक गतिमान हुआ। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी, उनका एक बहुत सुदृढ़ विश्वास था, इफ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल। यानी यदि एग्रीकल्चर यानी यदि खेती या कृषि समाप्त हो गई तो सभी कुछ समाप्त हो जाएगा। यदि कृषि नष्ट हो गई, खेती नष्ट हो गई, तो दुनिया को नष्ट होने में कोई समय नहीं लगेगा। क्योंकि भोजन कहाँ से मिलेगा? क्या हम अपने मोबाइल गेम से, हम दिन भर आज कंप्यूटर से, मोबाइल से हम जुड़े रहते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास हमारे पेट में खाना जाता है, हमें खाने के लिए रोटी सब्जी दाल चावल मिल जाता है। लेकिन मान लो कि ये खाना खत्म हो जाए, न रहे और आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, तो क्या आपका जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। 1 घंटा भी नहीं चल सकता है। तो इसलिए हरित क्रांति हुई। लेकिन हरित क्रांति के बाद किसान और अधिक, छोटे किसान जिसे हम कह सकते हैं, वो और अधिक क्रियाशील हो गए क्योंकि उनकी मांगे, उनकी तकलीफ तो वही रही और बढ़ती भी गई। तो उन्होंने फिर से आंदोलन किया। हरित क्रांति का निर्धन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों में निर्धन और संपन्न
किसान, दो ऐसे वर्ग बन गए। पहले सभी किसान एक जैसे हुआ करते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि किसानों में दो ग्रुप बन गया। एक ग्रुप बन गया ऐसा जो संपन्न किसान हो गया, किसान की बहुत समृद्धि हुई, और एक जो हुआ वो और निर्धन हो गया। क्योंकि हरित क्रांति में क्या हुआ कि आधुनिक संसाधनों के साथ खेती हुई, नए संकरित बीजों के साथ खेती होने लगी, तो इसका फायदा कुछ लोगों को तो हुआ, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं हुआ। उनमें असंतोष बढ़ने लगा और किसान आंदोलन फिर से शुरू हो गए। किसान संगठनों की प्रमुख मांगें क्या हैं? क्यों है किसान आंदोलन करते हैं? उनकी आखिर मांग क्या है? तो सबसे पहले उनकी मांग है कि हमारी उपज को सही दाम मिले। यानी जो खेती में पैदा होता है, जो फसल होती है, जब वो मार्केट में बिकने के लिए जाती हैं, तो उसको सही उसकी कीमत मिलनी चाहिए, ताकि किसान को भी अपने लिए कुछ उसमें लाभ हो, फायदा हो, और उसका भी जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि मान लो हमने 100 रुपये खर्च किए किसान ने, और जो इतनी मेहनत वो साल भर करता है, बारिश सहता है, धूप में, गर्मी में, वो इतना काम करता है, मेहनत करता है, तो उसके तो कोई खैर कीमत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मान लो उसकी उपज को हम एक कीमत लगाते हैं कि 100 रुपया मान लो उसको लगा, खर्च किया उसने। तो जब वो सामान अपना बेचता है, तो उसको कुछ तो उसमें लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि यदि उसने 100 लगाया था, 100 उसको मिल गए, 100 में सामान बिक गया, तो उसके बाद उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। यानी जीवन भर वो इसे गरीबी में उसका जीवन निकल जाएगा, उसके आने वाली पीढ़ियां वैसे ही रह जाएंगी। तो उसको कम से कम अपनी उपज का सही दाम मिले, ताकि उसका भी जीवन अच्छी तरह से चल सके। खेती को उद्योग का दर्जा मिले, क्योंकि सरकार उद्योगों के लिए बहुत सारी नीतियां बनाती हैं, और देखा जाए तो खेती भी एक तरह से एक इंडस्ट्री ही है, उद्योग ही है। क्योंकि खेती में जो उत्पादन होता है, उसी से सारी दुनिया चलती है। केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो सारी दुनिया अवलंबित है किस पर? खेती के कारण। स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकारा जाए। अब भारत में आजादी के बाद एक आयोग बना गया था, स्वामीनाथन आयोग। तो किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग को जो उन्होंने सिफारिशें की थी, सरकार उसको मान्य करे। कर्ज माफी, ऋण मुक्ति और राष्ट्रीय कृषि संबंधी नीतियां बनाई जाएं, जो हमारे हित में हो। भारत के कुछ महत्वपूर्ण संगठन जो किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं, एक है उसमें किसान संगठन, यानी जिसे हम शेतकरी संगठन भी कहते हैं, भारतीय किसान यूनियन, और ये है ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा। तो ये तीन भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण संगठन हैं, जो समय समय पर किसानों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी समस्याओं को सबके सामने रखते हैं और आंदोलन करते हैं। क्योंकि किसान की मांगे यदि नहीं मानी जाएं, किसान को यदि आराम न दिया जाए, आराम देने का मतलब नहीं कि वो अपने घर में बैठा रहेगा, लेकिन कुछ सहूलियत उसे मिले, कुछ तो उसे भी लाभ मिले, ताकि वो भी अपने जीवन अच्छे से गुजार सके, उसके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे काम कर सके। तो किसानों की मांग जो है वो गलत नहीं है, उनकी मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यदि ये किसान बैठ गया कि हम काम नहीं करेंगे, और यदि किसान ने काम करना बंद कर दिया, तो सोचो कुछ दिन तो हमारा जीवन चल जाएगा आराम से, साल 1.5 साल, लेकिन उसके बाद जब एक गोदामों में रखा हुआ अनाज खत्म हो जाएगा, तो हम क्या खाएंगे? ना हमारे पास खाने के लिए सब्जी रहेगी, ना फल रहेगा, ना अनाज रहेगा। तो किसान जो है वो हमारे जीवन के आधार हैं। किसानों का सम्मान होना चाहिए, और हम सबको इनके मेहनत के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।